साथियों, आज की इस वीडियो में आपको हम क्लास 10th देखिए फिलहाल तो मेरे पास जो ये है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और जिसमें आप लोग के क्लास 10th के साइंस के तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे। लेकिन इस पूरे प्रैक्टिस सेट को हम ना हल करके केवल हम अपने MCQ क्वेश्चंस पे ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको MCQ क्वेश्चंस कराऊंगी। सबसे पहला आपका फिजिक्स से मिलेगा, फिर आपको केमिस्ट्री, फिर आपको बायो से मिलेगा। तीनों ही चैप्टर आप लोग के कंप्लीट होंगे। तीनों ही चैप्टर से आप लोग के फॉर्म सवाल आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। तो हाँ, और पहली बात कि सभी बच्चे अपने अपने उत्तर को लाइव चैट जरूर करिएगा। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है अगर कोई किरण है, मान लीजिए कोई रे है और समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, मान लीजिए कोई दर्पण था और उस पर ऐसे लंबवत यानी 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक किरण आपतित हो रही है, तो ये बताइए परावर्तन कोण क्या होगा। तो आप हमें बताइए परावर्तन कोण कब बनता है। आपतित किरण आती है, जब टकरा के वापस जाती है ना, तो जो अभिलंब रहता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच ही क्या बनता है, परावर्तन कोण बनता है। लेकिन यहाँ ये हमारा दर्पण है, ये आपतित किरण आई और सीधे डायरेक्शन में है, मतलब एकदम लंबवत है, तो ये वापस ही लौट जाएगी। यानी आपतित किरण आई तो सही ऐसे करके, देखिए ऐसे आएगी तो सही, बट क्योंकि सीधा अगर आप किसी दीवार पे सीधी गेंद मारिए तो तुरंत आपको वहीं से वापस आएगी, तो इसलिए हम कह सकते हो कि वहाँ कितने भी यानी कोई भी कोण नहीं बन रहा है। तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का जो परावर्तन कोण होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, उत्तर बताइए आप लोग कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। आपके आप 4 ऑप्शन आप लोग के समक्ष हैं, आपको बताना है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। जिन बच्चों को उत्तर आ रहा है वो अपने अपने उत्तर को लाइव चैट करें। बाकी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, 1 से अधिक। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, सी यानी 1 से अधिक। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पष्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब अगर हमें बिल्कुल सही देखना है तो हम वस्तु को अपने से कितनी दूरी पे रखें। तो चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आप उत्तर बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो पहला नंबर है, यानी वस्तु हमसे 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, तभी वो हमसे स्पष्ट दिखेगी। ज़्यादा आंख में घुसा लेंगे तो वो हमें वस्तु नहीं दिखेगी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, कह रहा है कि वोल्ट यानी V, जिसको हम लोग V से दिखाते हैं, बराबर होता है। आपको बताना है V बराबर क्या होता है, जहाँ कूलाम यानी C, J यानी जूल और A यानी एम्पियर। आपको बताना है वोल्ट बराबर क्या होता है। 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे हैं। तो वोल्ट बराबर होता है J बटे में C, J यानी कूलाम और J यानी जूल और C यानी कूलाम। तो सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। मतलब आपको ये बताना है कि विद्युत धारा में चुंबक का प्रभाव होता है, यह चीज किसने खोज कर बताया था आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन में बताइए कि कौन सा बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी नंबर होगा, अरेस्टेड। कौन है, अरेस्टेड, ठीक है। चलिए अभी देखिए, ये भी आपका फिजिक्स से, जैसे फिजिक्स आपका हटेगा फिर आपको हेडिंग परावर्तित मतलब बदली हुई नजर आएगी। कह रहा है घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, मतलब जो घरों में हमारी लाइट आती है, जो हमारे घरों में विद्युत की पूर्ति होती है वह कितने वोल्ट की, मतलब इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन होती है। 220 वोल्ट दृश्य धारा, 12 वोल्ट दृश्य धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। आपको बताना है छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन जो कि आपका फिजिक्स से है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। आपको बताना है कोई भी लेंस हो, ये आपसे ये नहीं बोला कि उत्तर लेंस अवतल लेंस, कोई भी लेंस हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल आपको बताना है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। लाइव चैट करिए।
सभी को पता है लेंस में 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। तो हमारे फिजिक्स से थे 7 क्वेश्चन जो कि हो चुके हैं। आइए अब आती बारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का हमारा पहला क्वेश्चन, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। मतलब यदि आप तांबा और जिंक को मिला दें तो एक मिश्र धातु बनेगी, तो उस मिश्र धातु को हम क्या कहेंगे। जल्दी से उत्तर बताएं। तो उसे हम लोग पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल जो बना होता है, आप लोगों ने देखा होगा शायद, आप लोग के घर में पीतल की थाली भी होगी, पीतल का लोटा भी हो सकता है ना। पीतल के लोटे से ही जल चढ़ाया जाता है। और जब शादी उदी होती है, जो खिचड़ी उचड़ी खिलाने वाला सिस्टम नहीं है, वो भी पीतल की थाली में ना। तो वो तांबे और चांदी का मिश्रण रहता है जिससे पीतल की चीज़ें बनती हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये रहा आपका, कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर आप इसका बताइए। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से पीएच मान जितना घटता जाएगा उसकी अम्लीय उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अम्लीयता। और जितना बढ़ता जाएगा 7 से, उसकी क्षारीयता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। चलिए इसका केमिस्ट्री का ही है आपका, बताइए। ऐसे ही आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएगा, किसी एक चैप्टर से नहीं आएगा, सारे के सारे चैप्टर से आएंगे। कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र। 10वां नंबर क्वेश्चन, आपको एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आप उत्तर दीजिए। केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, कार्बन वाले चैप्टर से है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी नंबर। क्या होगा? सी। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आया कोई बात नहीं, देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए। चलिए अब बताइए, इसको बताइए, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। आपको बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा एक अक्रिय गैस है। अब आप लोग सोच रहे हो कि हाँ तो शून्य वर्ग, भाई शून्य वर्ग अक्रिय गैस सब एक चीज है। ठीक है, चलिए बताइए चारों ऑप्शन में। हीलियम। हीलियम क्या होता है? स्टेबल होता है। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर बताइए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। बताइए कार्बन की संयोजकता यानी बैलेंसी कितनी होती है। सभी लोगों को पता होगा कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन की बैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। हाइड्रोकार्बन पूरा कार्बन पे ही है, कार्बनिक केमिस्ट्री भी पूरा कार्बन के ऊपर ही है। इसका आपको उत्तर बताना है, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें सबसे ज्यादा तत्व होते हैं। 2 ऑप्शन आपके इधर दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन आपके इधर हैं। देखिए चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे, आई होप। पहला ऑप्शन है 4th, दूसरा 5th, और तीसरा 6th, और डी वाला 7th। तो मैं बता दूं 6 आवर्त में सबसे ज़्यादा एलिमेंट की संख्या होती है। ना विश्वास हो तो गिन लीजिए। आवर्त कुछ ऐसे रहते हैं ना, ऐसे इधर वाले के जैसे 1 2 3 4 5 6 ना, ऐसे बने होते हैं। तो जो जैसे ही आप किस वाले पे आएंगे, जैसे ही आप 6 वाले पे आएंगे वहाँ गिनेंगे तो सबसे ज़्यादा तत्व यानी एलिमेंट हैं। चलिए इसका उत्तर बताइए कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। आपने IUPAC में पढ़ा होगा, एक ठो ऐसे किनारे पे लगता है CHO। तो इस मूलक को हम लोग जब IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वहाँ पे। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करके लाइव चैट करके बताइए। एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। चलिए आ गया हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी का पहला ही क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बताइए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा की प्रवाह कैसे होती है। एक दिशीय होती है, द्विदिशीय, या फिर बहुदिशीय, या फिर सभी। एक दिशीय होती है। ठीक है, पहला ही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट। इसका उत्तर
पादप अवशिष्ट संचित करते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें अपशिष्ट पदार्थ वो अपने कहाँ किस पार्ट में संचित करते हैं। आपने ऐसे देखा होगा अक्सर उनमें पहले पता नहीं क्या उसमें निकलता था, पता नहीं क्या बोलते थे उसे, उसी को लेकर बच्चे चिपका उपका देते थे, हम लोग गोंद कहते थे, पेड़ में से निकलता था। यानी आपको ये बताना है कि पादप में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किस जगह पे संचित रहते हैं, पत्तियों में या फिर छाल में या फिर कोशिकीय रिक्तिकाओं में या फिर इन सभी में, आपको बताना है। 16वां नंबर क्वेश्चन, तो मैं बता दूं कि पादप के अपशिष्ट सभी जगहों यानी इसमें से चारों ऑप्शंस यानी इन सभी में संचित रहते हैं, पत्तियों में भी हो सकते हैं, छाल में भी हो सकते हैं और कोशिका के रिक्तिकाओं में भी हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, मतलब अगर विकास देखा जाए, कहते हैं पहले पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे विकास हुआ, जितना डेवलपमेंट हो चुका है, मनुष्य आ गए, स्मार्टफोन वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो बस आपको ये बताना है कि विकासीय दृष्टि से किसी और की नहीं, हमारी तुलना आप किससे करोगे कि हमारा विकास किससे हुआ। अगर एक कॉमन सी भाषा में कहे तो हमारा विकास, क्या आपका विकास चीन के विद्यार्थी से हुआ? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हमारा विकास चिंपैंजी से हुआ? हाँ भाई, बंदर। हमारा विकास किससे हुआ है? बंदर यानी चिंपैंजी। जीवाणु और मकड़ी भी गलत उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर आपको बताना है। कहता है कि शुद्ध या ऑक्सीजन रहित हृदय को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली रक्त वाहिनिकाएं कहलाती हैं। देखिए शुद्ध खून का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, क्या हो? ऑक्सीजन हो बस, बाकी उससे शुद्ध का मतलब ये नहीं कि उसमें सोना चांदी होगा, बस शुद्ध का मतलब होता है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो। तो ये बताइए ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो उसे रक्त से शरीर के हर जगह पहुंचाने वाली वाहिनिकाओं को क्या कहते हैं? भाई सबको पता होगा, धमनी। हृदय से अंगों तक जाती है धमनियाँ और अंगों से हृदय तक जाती है शिराएं। तो हमें ये बताइए कि अगर हम इंजेक्शन यानी सुई वगैरह लगाएंगे, ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा, तो बताइए हम धमनी में लगाएंगे या फिर शिरा में लगाएंगे? कॉमन सा क्वेश्चन है, चलिए बता दीजिएगा लाइव चैट करके। इसका उत्तर बताइए। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? मतलब अगर नर का युग्मक मतलब शुक्राणु और मादा का युग्मक मतलब अंडाणु संयोजन कर लें तो किसका निर्माण होगा? संयोजन का मतलब आप यहाँ लैंगिक जीवन की चर्चा और रिप्रोडक्शन में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा वो बहुत कायदे से बेहतरीन तरीके से समझ पा रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे शायद ही समझ में आ रहा हो कि युग्मक क्या है। तो बताइए अगर नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिल जाए तो किस चीज़ का निर्माण हो जाता है? तो वहाँ पे युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए ये आपका आखिरी क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। क्वेश्चन कहता है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्यों में जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं या फिर श्वास कहते हैं या फिर पोषण कहते हैं या फिर उत्सर्जन कहते हैं? जल्दी से आप इसका उत्तर लाइव चैट में बताइए कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्वसन नहीं होगा, आप लोगों ने पता होगा श्वसन एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 20 क्वेश्चन, देखिए अब हम लोग अब चलते हैं फिर से एक दूसरे मॉडल पेपर की ओर, जिसमें सबसे पहला फिर क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से है, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ठीक है। तो चलिए फिर फिजिक्स का पहला ही क्वेश्चन कहता है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बनेंगे? मतलब अगर दो समांतर ऐसे दर्पण रख दिया जाए और इसका बीच कोई एक वस्तु रख दी जाए तो इसकी मुख्यतः कितनी प्रतिबिंब इमेज बन सकती है? ऑप्शन आपको दिख रहेंगे 1, 2, 4 या फिर अनंत। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करा रखा है। तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु मूलतः कितने प्रतिबिंब को बनाएगी? अनंत। चलिए लाइव चैट करते रहना। इसका उत्तर बताइए कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि अवतल दर्पण ये उसका ध्रुव और क्या है, ये उसका मान लेते हैं फोकस। तो ध्रुव और फोकस की दूरी यदि 25 है, यानी उसकी फोकस दूरी कितनी है? 25 है। तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? हमसे पूछता है फोकस से वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस और यहाँ कहीं मान लेते हैं वक्रता केंद्र। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
अगर यहाँ से यहाँ तक 25 तो यहाँ से यहाँ तक भी 25 होगी, क्योंकि जो फोकस होता है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो 50 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो आपको बताना है कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। अगर आप हीरे में लाइट को चलाएं तो उसकी चाल क्या होगी, 1 सेकंड में कितनी मीटर की दूरी तय करेगी। 4 ऑप्शन आप लोग के समक्ष हैं, उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए हमें। तो इसका उत्तर जो होगा 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1.2 × 10⁸ मीटर प्रकाश हीरे में चल सकता है, और ये उसकी वायु में होती है। ठीक है, चलिए निर्वात में होती है, सॉरी। इसका उत्तर बताइए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। आपको बताना है लेंस की क्षमता यानी पावर का एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, लाइव चैट करिए जल्दी सा, जल्दी से। तो लेंस की क्षमता का जो इकाई एसआई मात्रक है वो m⁻⁻1 होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, मतलब अगर चंद्रमा पे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और वो आकाश की तरफ देखे, मतलब ऊपर देखे, तो उसे कैसा वो आकाश दिखेगा। लाइव चैट करिए, सबको उत्तर पता होगा। काला दिखता है, कैसे दिखता है, काला। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सभी बच्चों को पता होगा। अमीटर, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है और विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब अगर आप विद्युत का चुंबक बनाइए, कुछ नहीं, अगर आप विद्युत का चुंबक बनाइए तो आप उसमें पदार्थ की जो क्षण किस क्षण का प्रयोग करेंगे। विद्युत चुंबक की बात कर रहा है, मतलब ऐसा चुंबक जिसमें हम विद्युत दे के चुंबक उसे बना सके, तो वहाँ पे आप किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग करेंगे, लोहे का, पीतल का, फिर इस्पात का। तो इसका सही उत्तर होगा नरम सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट आयरन क्या होता है कि अगर इसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो बहुत जल्दी से ही मैग्नेटाइज हो जाता है, और अगर आप करंट कट कर देंगे तो बहुत तेज़ी से ये डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। चलिए केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, सॉरी अधातु। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, जल्दी से इसका उत्तर आप हमें दीजिए। 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है, सबको पता होगा। इसमें से साफ साफ दिख रहा है ग्रेफाइट, जो पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट लगी होती है। चलिए ये 9वां नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण, मतलब अगर आप कोई आवर्त सारणी ले लीजिए और ऊपर से नीचे आइए तो बताइए जो तत्व के धात्विक गुण होंगे वह अपरिवर्तित रहेगा या फिर बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आप लोग हमें लाइव चैट में बताइए। धात्विक गुण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सी नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन से देख लीजिए, 10वां नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आप इतना देख लीजिए कि अगर किसी IUPAC नेम में COOH जोड़ रहे हैं तो इसका अभिक्रिया मूलक को क्या कहेंगे। अभिक्रियाशील मूलक को आप क्या कहोगे, कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या फिर अल्कोहल। जल्दी से बता दो। अम्ल कहेंगे, क्या कहेंगे, अम्ल। तो मैंने आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे, रट लो, याद कर लो, आपके सिलेबस से ही हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। आप लोगों के लिए हम ऐसे ही कुछ ना कुछ हमेशा लाते रहेंगे, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और बेल आइकन जो आएगी उसे भी बगल में प्रेस कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और आप लोगों के लिए अच्छा सा लेके।